सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा जो कक्षा 8 का है और प्रश्नावली है 6.4। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बता दिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया गया है। यानी वर्ग क्या होता है? जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हम चारों भुजाओं को बराबर लिखेंगे। ये एक वर्ग बना लिया हमने। और इसका क्षेत्रफल का मतलब है अंदर का जो भाग है उसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? वर्ग की भुजा। तो वर्ग की चारों भुजा एक जैसी लंबाई की होती है। तो हम एक भुजा निकाल लेंगे। अगर ये 5 है तो साइड तीनों क्या होगी? 5-5 मीटर की होगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। तो सभी भुजा क्या है? बराबर लंबाई की होती है। अब इसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम इसका भुजा जो लंबाई है भुजा की वो ज्ञात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। यह होता है वर्ग का फॉर्मूला क्षेत्रफल का। अब हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया? 441। तो इसकी जगह तो मैं 441 लिख देता हूं और बराबर में लिख देता हूं भुजा स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेंगे कि भुजा स्क्वायर बराबर 441। ये लिख लिया मैंने। अब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लग जाएगा। तो भुजा, हमें तो भुजा निकालनी है। तो भुजा बराबर क्या आया? अंडर रूट में 441। 441 का रूट कैसे निकालेंगे? भाग विधि से निकाल लीजिए। तो देखिए अब इसमें ये लिखा तो है नहीं कि आप भाग विधि से करो या कैसे हो। 441 का आपको तो सिंपल सी बात है वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम चलिए यहाँ पर भाग विधि काम में लेते हैं। तो 441 लिखा मैंने और एक जोड़ा ये बन गया, दूसरे जोड़े में 4 है। तो 4 में हम 2 काम में ले सकते हैं क्योंकि 2 यहाँ पर लिख देंगे। 2 को 2 से गुणा किया तो 4 को माइनस कर दिया। 4 - 4 0। आगे 41 को 41 लिखेंगे। अब 2 में 2 को जोड़ देंगे तो 2 और 2 कितना हुआ? 4। तो 41 के लिए मैं 4 के पास में क्या लिखूं? 1 ही लिख दूं और गुणा भी 1 से कर देंगे। 1 से 41 को गुणा किया तो 41 ही आया। इसी 1 को यहां पर लिख देंगे और माइनस करेंगे। 41 - 41 तो उत्तर क्या आया? 0। यानी कि 441 का वर्गमूल कितना आएगा? 21 आएगा। ये हम जानते भी हैं। अब भाग विधि से इसको कर सकते हैं या अभाज्य गुणनखंड विधि करें। तो देखिए 441 और इसमें भाग देंगे 3 का। 4 में गया 3 एकम 3, फिर 1 रह गया 14 हो गया। 14 में गया 4 बार, 4 3 12, फिर 2 रह गए 21, 21 में गया 7 बार। चलिए फिर से हम 3 का भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग दें 3 का तो 4 3 12 और 9 3 27, 49 में भाग जाएगा 7 का 7 बार और फिर 7 का भाग 1 बार। अब जरूरी नहीं है कि आप भाग विधि से वर्गमूल निकालो। आपको सीधा सीधा आता है, आप सीधा सीधा लिख दो। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आता है तो इससे लिख दो, इससे करना है तो इससे कर लीजिए। अब इसमें कोई लिखा नहीं है कि आप इसके अंदर जो भाग विधि है या अभाज्य गुणनखंड विधि, हमें तो ये दिया गया है कि क्षेत्रफल दिया गया है, हमें तो एक भुजा निकालनी है। भुजा की लंबाई आप सूत्र लगाओ, सीधा निकालो। तो यहाँ पर देखिए अगर एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, इसमें से 3 बाहर आ गया और इसमें से 7 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 21 ही आएगा। तो भुजा बराबर कितना आ गया? भुजा बराबर हम लिख सकते हैं 441 का वर्गमूल आता है 21। तो ये आ गया 21। आगे मीटर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर मीटर में दे रखा है। तो ये आ गई भुजा की लंबाई। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, यानी एक समकोण त्रिभुज है। तो मैं बना देता हूं पहले। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वो होता है समकोण त्रिभुज। इसका नाम दिया गया ABC, जिसमें कोण B 90 डिग्री है। यानी इसको हम B मानेंगे और ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर है 90 डिग्री, तो इसको A मान लेते हैं और ये आ गया C। ABC बन गया त्रिभुज। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्या है? इसने लिखा है कि यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी AB जो ये 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो AC कितनी होगी? ये जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी है? ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो AC की लंबाई ज्ञात करनी है। जब भी आप समकोण त्रिभुज की बात करें
और समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई दी गई है और तीसरी भुजा की निकालनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कौन सी है तो वो हम लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज के अंदर जिसको पाइथागोरियन या पाइथागोरस प्रमेय इस तरह से कहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण जो भुजा है, कर्ण भुजा कौन सी होगी? सबसे लंबी भुजा जो ऐसी भुजा है इसमें वो कर्ण है, और जो खड़ी भुजा खंबे की तरह खड़ी होगी सीधी वो होगी लंब, और नीचे वाली को आधार कहते हैं। तो ये हो गया कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय याद कर लीजिए आप। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी इस भुजा का स्क्वायर, तो ये भुजा तो हमें निकालनी है, इसका कोई मान ही नहीं है, तो ऐसा का ऐसा लिख दें। इस भुजा का मान AC, AC नाम है इसका, तो हम इसकी जगह AC लिखेंगे और स्क्वायर वापस लगा देंगे। फिर लंब क्या है? लंब जो खंबे की तरह खड़ी होगी भुजा वो है AB, AB का कितना है? 6, तो इसका 6 लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार कितना है? नीचे वाली भुजा कितनी है? 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6 का स्क्वायर क्या हुआ? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब ये आ गया AC स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में आ गया 100, और 100 का रूट निकालेंगे क्या आएगा? 10 आएगा, क्योंकि 10 को 10 से गुणा करते हैं तब आता है हमारे पास में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे यानी 100 का, तो क्या आएगा? 10 आएगा, तो इसको लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। सभी इनके आगे देखिए सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसके आगे भी हम सेंटीमीटर लगा देंगे, तो ये आ गया AC भुजा, यानी ये भुजा कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर की होगी। तो ये तो हमने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन इसने कहा, क्या कहा? इसने कहा कि अगर AC भुजा, चित्र ऐसा ही बना लेंगे, दोबारा ऐसा ही एक चित्र बना लेते हैं फिर से छोटा, इस तरह से। यहां पर क्या है? 90 डिग्री, जिसको हम B कहेंगे, और ये ऊपर वाली A हो गई और ये C। इसने कहा है यदि AC बराबर 13, यानी ये भुजा जो है वो 13 सेंटीमीटर की है, BC 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर, तो AB भुजा कितनी होगी? अब की बार हमें ये भुजा ज्ञात करनी है जो सीधी खड़ी है, जिसको हम लंब कहते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे? एक पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हम फिर से लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC समकोण त्रिभुज में, तो ये कौन सा? एक समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, इसके बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो हम कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर की भुजा है, तो 13 लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में लंब कितना है हमें ज्ञात करना है, तो लंब क्या है? AB है, इसकी जगह हम AB लिख देते हैं स्क्वायर, प्लस आधार कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 को 13 से गुणा करेंगे 169 बराबर AB की जगह AB स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 ये इस साइड में लेके आएंगे 25 को, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, तो इसको यहीं पर रखेंगे और 25 को इस साइड में ले आएंगे। तो ये पहले से है 169 माइनस, ये 25 प्लस में है तो माइनस में 25 हो गया, बराबर में लिखेंगे AB स्क्वायर। 169 में से माइनस कर देंगे 25 को, तो पीछे आ जाएगा 144, और बराबर में क्या रह गया? AB स्क्वायर। आप इसको चाहे तो ऐसा भी इस तरह से लिख सकते हैं, AB स्क्वायर को इस तरफ लिख दीजिए और बराबर में 144 को इस तरफ लिख दीजिए, ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बता देता हूँ। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, AB बराबर अंडर रूट में 144 आ जाएगा, और AB बराबर क्या आएगा? 144 का अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आएगा? 12 आएगा, क्योंकि 12 को 12 से जब गुणा करते हैं तो 144 आता है। तो ये इसके आगे सेंटीमीटर लगा देंगे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या हो गई? सेंटीमीटर। तो AB भुजा की लंबाई कितनी आ गई? जो AB भुजा है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। तो ये होगा इसका क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान ये रखना है
कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब हमें कोई दो भुजा दी गई हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो इस तरह की जब क्वेश्चन हो तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय हम काम में लेते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 8 को सरल करना है। इसमें दिया गया एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, यानी जितनी पंक्ति और कॉलम होंगे समान रहनी चाहिए। अगर 10 पंक्ति है तो कॉलम भी 10 बनने चाहिए। तो इस तरह से समान रहे, इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी उसे आवश्यकता हो। यानी 1000 पौधे तो है, अब और कितने पौधे चाहिए हमें जिसके लिए पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर है। अगर इस तरफ में देखें 1 2 3 4, 4 पंक्ति है तो 1 2 3 4 इस तरह से कॉलम बन जाए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 जो है इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे 1000 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यहाँ पर 10 है, 10 के लिए हम काम में लेंगे 3। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आया। यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे और माइनस करेंगे तो 1 आया। 2 0 है, यहाँ पर लिख देंगे। 3 में 3 को जोड़ देंगे तो 6 आया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? अगर मैं 6 के पास में जो 6 है इसके पास में 1 लिखता हूँ, 1 से ही गुणा करता हूँ तो 61 ही आएगा। अगर 6 के पास में मैं 2 लिखता हूँ, गुणा भी 2 से करता हूँ तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124। 100 से बड़े हो गए तो हम क्या लेंगे, 1 ही लिखेंगे। इसके पास में भी 1, यहाँ पर भी 1 और 1 से ही गुणा किया तो क्या आया, 61 आया। माइनस कर देंगे 61 को, क्या आएगा, 39 रह जाएगा पीछे। 100 में से 61 को माइनस करेंगे तो 39 रह गया। अब 39 क्या है, शेषफल आ गया। तो हमें क्या है, यानी कि कॉलम और पंक्ति को बराबर करना है तो उसके लिए एक पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए और 1000 है वो पूर्ण वर्ग तो है नहीं। तो हम क्या, कितने पौधे और चाहिए हमें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 31 का स्क्वायर देखेंगे। 31 का स्क्वायर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 31 का जो स्क्वायर अगर करते हैं वो भी 1000 से छोटा ही होगा। करके देख लीजिए। 31 को 31 से गुणा कीजिए, 31 और 3 एकम 3 9, ये आ गया 9 6 1, 961 ही हुआ, 1000 से तो कम ही रह गया। तो 31 का स्क्वायर है वो 1000 से छोटा है, तो इस तरह से चिन्ह लगा देंगे। तो फिर बड़ा क्या होगा, 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर ये बड़ा होगा। तो माली को कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता है? तो हम क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर करके देखेंगे। यानी 32 को 32 से गुणा, 32 दूनी 64 और 3 दूनी 6, फिर आ गया 9, 4 2 10, 1024 आएगा। 1024 क्या पूर्ण वर्ग संख्या, क्यों? क्योंकि ये 32 के स्क्वायर से आती है। तो हम क्या करेंगे, माली को कितने पौधे और कितने पौधों की आवश्यकता होगी? तो देखिए हम लिखेंगे कि माली को कम से कम, या आप ऐसा नहीं लिखिए, आप ऐसा लिखिए, पहले सरल कर लीजिए। हमने क्या किया, अब 1024 आया, यानी 32 का स्क्वायर 1024 है। तो 32 का जो स्क्वायर है उसमें से माइनस करेंगे 1000 को, हम ये लिख सकते हैं 32 का स्क्वायर माइनस 1000। अब 32 का स्क्वायर क्या है, 32 का स्क्वायर है 1024 माइनस 1000। पीछे क्या आ गया, 1024 में से माइनस करेंगे 1000 को तो 24 और आएगा। यानी 24 पौधे की और आवश्यकता है माली को। अगर हम, हमारी जो संख्या है 1000 पौधे तो पहले से हैं, उसमें 24 पौधे और जोड़ दें तो कितना आएगा, 1024 आएगा। और 1024 है वो एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो उसमें एक कॉलम और पंक्ति बराबर बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि माली को 24 पौधों की आवश्यकता है। कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता माली को है। यानी 24 पौधे और हो तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है जिसमें कॉलम और पंक्ति बराबर हो जाएगी। तो टोटल पौधे 1024 हो जाएंगे उसके पास में। तो इस तरह से यह सरल करना है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 में करके आए थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 8। इसके बाद में चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है सिर्फ। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में 24 पौधे की और आवश्यकता थी तो उसको जोड़ दिया था, इसमें हमें माइनस करना है। हमें क्या दिया गया कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है
और पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। यानी 500 विद्यार्थी है, उनको इस तरह से खड़ा किया गया है, कॉलम और पंक्ति बराबर रहे। तो इस तरह से खड़े करने के बाद में इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। अब यानी हमारे पास में 500 विद्यार्थी है, तो कॉलम और पंक्ति जब तक हम बराबर बनाते रहेंगे तब तक हमारे पास में बनती रहेगी। और अगर कॉलम पंक्ति लास्ट में बराबर ना बने और विद्यार्थी भी रह गए तो उन विद्यार्थियों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो कितने विद्यार्थी निकलेंगे वो ज्ञात करने हैं। तो देखिए 500 में से कितने विद्यार्थी बाहर निकलेंगे वो ज्ञात करेंगे। तो 500 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे। एक ये जोड़ा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसके लिए 2 काम में लेंगे क्योंकि 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आता है, 4 को माइनस कर देंगे, क्या आया 1, फिर 2 0 लिख देंगे। अब 2 में 2 को जोड़ देंगे तो 4 आया। 100 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 100 के लिए अगर ये 4 है, 4 के पास में 1 लिखूँ और गुणा भी 1 से करूँ तो 41 आएगा। अगर 4 के पास में 2 लिखूँ और गुणा भी 2 से करूँ तो 42 दूनी कितने हुए, 84। अगर मैं 3 लिख देता हूँ और गुणा भी 3 से करूँ तो 100 से भी ज़्यादा बड़ा चला जाएगा। 9 4 तिरिप 12 129। तो ये तो ले नहीं सकते, यहाँ तक सीमित है। 84 ले सकते हैं। यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये 2 यहाँ पर लिखेंगे, गुणा भी 2 से करेंगे तो 42 को 2 से गुणा किया तो 84 आया। 84 को माइनस कर देंगे तो पीछे क्या रहा, पीछे रह गया हमारे पास में 16, पीछे रह गया 16। यानी अगर मैं 22 का स्क्वायर करता हूं, अब देखिए 500 विद्यार्थी थे टोटल, हमने भाग भी इसका जब वर्गमूल किया तो शेष कितना रहा, 16 शेष। यानी 22 का स्क्वायर अगर करते हैं, 22 के स्क्वायर से 500 अधिक है। अगर मैं 22 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, 22 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 22 दूनी 44 और फिर 22 दूनी 44, 4 8 484 आते हैं। तो 22 के स्क्वायर से 500 अधिक है। 500 क्या है, बड़ा ही है, 484 से तो बड़ा ही है 500। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए तो जो विद्यार्थी है वो क्या, कॉलम और पंक्ति बराबर हो जाएगी उनकी। तो उसके लिए 500 जो हमारी संख्या है उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा इसमें से। तो यहाँ पर क्या है, 16 है, 16 को ही माइनस कर देते हैं। या आप ऐसा कर लीजिए कि 500 में से 484 को माइनस करके देखिए। 500 में से माइनस करेंगे 484 को तो कितना रहा, 16 ही रहा। यानी 16 विद्यार्थी अगर बाहर चल जाते हैं तो हमारे पास में पीछे विद्यार्थी कितने रहेंगे, 484 विद्यार्थी रहेंगे। और 484 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, और पूर्ण वर्ग संख्या है वो किसकी है, 22 की। तो 22 का स्क्वायर करने से 484 आता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस अगर 484 विद्यार्थी हमारे पास में होंगे तो पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर रह जाएगी। तो उनमें से हमें 16 विद्यार्थियों को क्या करेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सरल करना है। आप आगे लिख भी सकते हैं कि 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। ये आप लास्ट में इसका उत्तर लिख दीजिए कि 16 विद्यार्थी या 16 छात्र हैं, उनको बाहर जाना होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में जरूर आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।